दोस्तों नमस्कार। सत्ता जब कॉरपोरेट के कांधे पर सवार होकर चलती है तो एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब सत्ता अपनी सत्ता को बचाने के लिए कॉरपोरेट के कांधे को बदल भी लेती है। और शायद इसीलिए बीते 10 वर्षों में मोदी सत्ता की पहचान जो कॉरपोरेट के साथ जुड़कर रही, उसमें अंबानीज और अडानी का नाम सबसे पहले इस देश में लिया जाता रहा। और स्थिति तो यह भी आई कि पहली बार भारत के किसी कॉरपोरेट ने अपने किसी प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री के चेहरे को ही बना लिया। यानी अपने प्रोडक्ट का ब्रांड चेहरा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, यह कल्पना शायद इससे पहले इस देश में कभी किसी ने की नहीं। लेकिन कॉरपोरेट और सत्ता के इस नेक्सस पर आज पहली चोट पड़ी है। यह चोट दरअसल देश की जनता ने नहीं या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, बल्कि कहीं बड़े कॉरपोरेट और कहीं बड़ी राजनीतिक सत्ता ने लगाई है। अमेरिका के ट्रेड वार की असल कहानी भारत को लेकर शायद अब शुरू होगी, क्योंकि एलन मस्क का स्टारलिंक और भारत का एयरटेल दोनों में डील हो गई है। 6 महीने यह सुगबुगाहट बहुत साफ तौर पर थी कि एलन मस्क के स्टारलिंक को इंडिया अगर आने दिया गया तो फिर जियो डूब जाएगा। जियो यानी रिलायंस का जियो, जियो यानी 2015 में इस देश के तमाम समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर, और वह भी पूरे पन्ने का एक विज्ञापन छपा था। याद कीजिए उस विज्ञापन को। उस विज्ञापन के ऊपर लिखा हुआ था जियो डेडिकेटेड टू इंडिया एंड 1.2 बिलियन इंडियंस, और प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा थी। 6 महीने पहले बकायदा रिलायंस इस बात का प्रयास कर रहा था कि किसी भी हालत में भारत में स्टारलिंक की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त यह भी संकेत दिए गए थे कि भारत में दो ही तो अलग अलग फ्रंट है, जिसमें एक अगर जियो है तो दूसरा एयरटेल है। बावजूद इसके कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी भी जियो के साथ अगर ब्रांड एम्बेसडर का चेहरा लेकर खड़े थे तो फिर स्टारलिंक की एंट्री भारत में नहीं होगी, और अगर होगी तो उनकी अपनी शर्तों पर होगी। यानी सत्ता जैसा चाहेगी उस शर्तों पर होगी, ठीक उसी तरीके से जैसे जियो की एंट्री भारत में जब हुई थी उसके बाद से बीएसएनएल कैसे डूबता चला गया, और सरकार की संस्था या कहें सार्वजनिक उपक्रम के तौर पर बीएसएनएल जो एक वक्त गांव गांव तक पहुंचा हुआ था, जहां उसका नेटवर्क था, सब कुछ था, सब कुछ ध्वस्त हो गया। लेकिन आज की कहानी कुछ और है। 6 महीने पहल यह भी पहल हुई थी कि 6 महीने के बाद किसी भी हालत में स्टारलिंक की एंट्री डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अगर भारत में होती है तो भारत का सब कुछ इंटरनेट के सहारे अमेरिका के कब्जे में होगा। और यह बात समझाई गई थी बकायदा पीएमओ के अधिकारियों के जरिए एयरटेल को भी, और यह संकेत भी दिए गए थे कि आने वाले वक्त में लड़ाई बड़ी होगी। लेकिन यह कहां किसी को पता था, जब दबाव बढ़ेगा तो सत्ता झुकेगी, जब दबाव और बढ़ेगा तो सत्ता कॉरपोरेट को बदलेगी, जब दबाव उससे ज्यादा बढ़ेगा तो सत्ता अपनी सत्ता को बचाने के लिए नए समझौते करेंगी। और आज स्टारलिंक और एयरटेल का समझौता हो गया। इस समझौते के तहत बार बार वो तस्वीर याद आनी चाहिए जो प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे को उस वक्त जियो के हवाले कर दिया था, और जो लिखा गया था उसमें रिलायंस की तरफ से कि अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंस्पायरिंग विजन ऑफ डिजिटल इंडिया इज वन सच मूवमेंट, एक आंदोलन की तर्ज पर लिया गया था। जियो इज डेडिकेटेड टू रिलीजिंग अवर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया विजन फॉर 1.2 बिलियन इंडियन। तस्वीर देख लीजिए, विज्ञापन देख लीजिए। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जियो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे।
तो 2015 के बाद 2025 यानी इस 10 बरस के भीतर कितना लाभ जियो को हुआ, कितना लाभ रिलायंस को हुआ, उन आंकड़ों पर हम जाएं उससे पहले आज शाम ही बकायदा टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने शेयर बाजार को बतलाया कि भारत में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा स्टारलिंक लाने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ वह एक समझौता कर रहा है और समझौते पर उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं, एक डील तय की गई है। इस डील के तहत एयरटेल अब स्पेस एक्स के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन स्टारलिंक के जरिए भारत में अपने ग्राहकों तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं पहुंचाएगी। यानी एक झटके में आप सोच सकते हैं जिस लहजे में स्टारलिंक चूंकि सीधे सैटेलाइट के जरिए जो चलती और सैटेलाइट भी एलन मस्क का है, तो उसके बाद जियो कहीं इस दौर में बीएसएनएल की राह पर ना चल पड़े। कितनी बड़ी पूंजी और किस तरीके से एक झटके में कॉरपोरेट वार की शुरुआत, और कॉरपोरेट सीमा नहीं देखती है। डॉलर किसी देश के बीच सीमाओं के आसरे बंधा नहीं होता है और किसी भी देश की करेंसी नहीं बंधी होती है। और डिजिटल इंडिया तो वाकई इस पार से उस पार दुनिया में छूने को तैयार है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सहमति क्या भारतीय एयरटेल के साथ रही, उसी के बाद यह समझौता हुआ और एक झटके में रिलायंस को झटक दिया गया, यानी अंबानी को झटक दिया गया। क्योंकि बकायदा उस डील में यह भी लिखा गया है कि यह डील देश में स्टारलिंक सेवाओं को बेचने के लिए स्पेस एक्स के रेगुलेटरी अप्रूवल के तहत है। और इस समझौते या इस साझेदारी के साथ एयरटेल और स्पेस एक्स पूरे भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सहयोग और विस्तार के तरीके नए नए अब तलाशेगा। यानी जो चीज 2015, 17, 18, 19, 20 जो जियो सोच रहा था और प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया का नारा लेकर जियो के साथ खड़े थे, एक झटके में अब वो भारतीय एयरटेल और स्टारलिंक के साथ समझौते के तहत इस देश में लाकर खड़े हो गए। यहां पर चौकन्ना होना चाहिए क्योंकि यूक्रेन पूरे तरीके से स्टारलिंक पर निर्भर है और पिछले दिनों ही बकायदा एलन मस्क की तरफ से यूक्रेन को यह धमकी दी गई, अगर आपने अमेरिका के रास्ते को नहीं पकड़ा तो हम अपने इंटरनेट की सेवा देना बंद कर देंगे। और एक झटके में आप यह सोच सकते हैं किसी भी देश के डिजिटल फॉर्मेट में इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं चलेगा। तो करेंसी इससे पहले जो लाने का जिक्र जो बिटकॉइन के जरिए हो रहा था, उससे नई परिस्थिति आगे टेक्नोलॉजी के जरिए निकली और एक झटके में भारत की तमाम सेवाएं इस दौर में इंटरनेट के जरिए चलती है। और वो इंटरनेट सेवा हमारे देश की नहीं, वह एलन मस्क की होगी, अमेरिका की होगी, स्टारलिंक की होगी, स्पेसएक्स की होगी। जो आपको सोचना है दिमाग में रखिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल और जो एलन मस्क का जो पूरा डील है उसमें यह कहा गया है कि समझौते के हिस्से के रूप में एयरटेल अपने रिटेल स्टोरों में स्टारलिंक इक्विपमेंट रखेगा, यानी रख सकता है, और कारोबार को स्टारलिंक का हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड भी कर सकता है। यानी सब कुछ उसका प्रोडक्ट यहां, इसका प्रोडक्ट उस दुकान में, और दोनों मिलकर काम करेंगे। और यह भारत के भीतर कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ कैसे स्टारलिंक की सैटेलाइट तकनीक एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क को बड़ा करेगी, इस दिशा में यह पूरी की पूरी डील है। और यह सहयोग खुले तौर पर इस डील में कहा गया कि यह सहयोग देश भर में हाई कनेक्टिविटी सॉल्यूशन प्रदान करने की एयरटेल की लंबी अवधि के स्ट्रेटजी के अनुरूप है। और इस स्ट्रेटजी के पीछे जरा सा आप झांक कर याद कीजिए तो एयरटेल ने बकायदा अपने ब्रॉडबैंड को यूटेल सेट वन वेव के साथ एक साझेदारी की थी और इसके पोर्टफोलियोज में स्टारलिंक को शामिल करने से इसकी कवरेज कम या बिना इंटरनेट पहुंच वाले क्षेत्रों तक बढ़ जाएगी। यानी जो सवाल आज दिल्ली में इंटरनेट की रवानगी और 5G और 6G को लाने का हो रहा है, वह स्थिति भारत के गांव तक के भीतर होगी। और भारत की पूरी बैंकिंग प्रणाली हो या कोई भी कॉरपोरेट हो या इस देश के भीतर में अब जिस लिहाज से टेक्नोलॉजी हावी है, उसमें इंटरनेट के बगैर कोई कुछ सोच नहीं सकता है। और वो इंटरनेट स्टारलिंक के जरिए कम कीमत में जब इस देश में आएगी तो हाथों हाथ हर कोई लेने लगेगा।
और यह सवाल बड़ा होगा, उसके विस्तार का रूप क्या होगा। लेकिन उससे पहले सब कुछ इस डील के तहत क्या हुआ, इसको एयरटेल ने आज जारी भी कर दिया। एक पन्ने के पूरे विस्तृत अपने मसौदे में उन्होंने लिख डाला कि अब कैसे गांव गांव तक किन इक्विपमेंट्स के जरिए पहुंचना है। तो इस प्रेस रिलीज ने सारे संकेत दे दिए हैं आने वाले वक्त को लेकर, या फिर जियो के सामने अब जो संकट आने वाला है उसके भी संकेत हैं। क्योंकि इस प्रेस रिलीज में भारतीय एयरटेल के एमडी और उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल ने कहा कि दरअसल भारत में एयरटेल ग्राहकों को स्टारलिंक की पेशकश करने के लिए स्पेस एक्स के साथ काम करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, और अगली पीढ़ी की सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और दर्शाता है। और यह सहयोग भारत के सबसे दूर दराज के हिस्सों में भी विश्व स्तरीय हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लाने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, व्यवसाय और समुदाय के पास विश्व स्तरीय इंटरनेट लिंक हो, और स्टारलिंक एयरटेल के उत्पादों के समूह को पूरक और उन्नत करेगा, ताकि हमारे भारतीय ग्राहकों के लिए विश्वसनीय और किफायती ब्रॉडबैंड सुनिश्चित हो सके, ताकि वो कहीं भी रहें और काम करते रहें और बड़ी तेजी के साथ वो काम करते चले जाएं। एक लिहाज से जिस समय बीएसएनएल खत्म हो रहा था, जियो का आगमन हो रहा था, उस दौर को भी याद कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें उस दौर में यह सोची गई। लेकिन बीते 10 वर्षों में भारत के गांव में इंटरनेट तो पहुंचा, लेकिन स्पीड को लेकर अब भी सवाल है। लेकिन इस बार सवाल तो कुछ और है। गांव गांव तक स्टार लिंक का पहुंचना, इस देश के पूरे सिस्टम को इंटरनेट के जरिए चलाना, और उसके साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी का अपने कॉरपोरेट मित्र को झटक देना, यह संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विश्व व्यवस्था में अब टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, और अमेरिका इस बात को बाखूबी जानता है। और इसके संकट और मुश्किल हालात भारत के लिए क्या हो सकते हैं, या फिर इस दौर में कॉरपोरेट वार में भारत पूरी तरीके से राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस में क्या फंस चुका है, उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। क्योंकि जियो 2015 में लॉन्च होता है, और आज ना कहें 2024 तक के जो डाटा हैं उसमें टोटल एसेट जो है वो तकरीबन $56 बिलियन का जियो के पास है, यानी 4,87,000 करोड़ से कुछ ज्यादा। इसकी नेट इनकम 2.3 बिलियन यानी 20,372 करोड़ की है। टोटल इक्विटी जो है वो तकरीबन 2,36,370 करोड़ की है, यानी 27 बिलियन। और इसमें यह भी समझना होगा कि लास्ट क्वार्टर में जो थर्ड क्वार्टर था, उसमें जो रिलायंस जियो के थर्ड क्वार्टर में 24% लाभ हुआ था। इसका नेट प्रॉफिट जो था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यह 6,477 करोड़ का था, जो पिछले बरस इसी 3 महीनों में 5,208 करोड़ का था। यानी मुनाफे की रफ्तार पूरी है। अब सवाल है कि जियो में ऑनरशिप किसके पास है। जियो में ऑनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज 67.03% रखता है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स 18.26% रखते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है वो 9.38% रखते हैं, और सोवेरेन वेल्थ फंड जो है वो 5.33% रखता है। यानी कुल मिला के रिलायंस ने एक चक्रव्यूह जियो के लिए अपने मुनाफे के साथ जोड़कर बनाया। और भारत के भीतर कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस ने इस बात को खुले तौर पर दिखाया है कि इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को धीरे धीरे कैसे खत्म किया जाए, और उस क्षेत्र में अपने कॉरपोरेट मित्रों के हाथों में सब कुछ कैसे सौंपा जाए। इसकी मिसाल है इस देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, कम्युनिकेशन, सड़कें, पुल, सब कुछ है, रिटेल सेक्टर, सब कुछ है जो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए चलता था। और उसमें बीएसएनएल का नाम भी एक वक्त आता था, जो गांव गांव तक पहुंचा हुआ था। तो क्या इस
ट्रेड वार के बाद कॉरपोरेट वार या कॉरपोरेट न्यू नेक्सस जो इंटरनेशनली चीजें देखी जा रही है, अब वो पूरे तरीके से अमेरिका के हाथ में होगी। एलन मस्क साथ अमेरिका को चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर। डोनाल्ड ट्रंप एक दो बार नहीं, कई बार टैरिफ को लेकर खुले तौर पर माय बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी को निशाने पर ले चुके हैं। भारत को आने वाले वक्त में जो भी नुकसान होगा, क्या उससे पहले या उसके लिए एक भूमिका बनाई जा रही थी कि आपको हर हाल में स्टारलिंक को भारत में एंट्री देनी होगी? सवाल देश के ग्राहकों का है तो ग्राहकों के लिए लाभ की स्थिति है, लेकिन सवाल अगर इस देश की संप्रभुता और देश की अपने आप में अपनी राष्ट्रवाद को देखने की है, तो फिर एक मुश्किल हालात की शुरुआत है। क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हवाले सब कुछ करते हैं, तो फिर उसके हाथ में वह चाबुक होता है जिसके आश्रय वो जैसे चाहे वैसे सौदा कर सकता है। लेकिन यहां पर तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बात, क्या वाकई इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है? दूसरी बात, क्या वाकई अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता इतनी ताकतवर है कि वह कई देशों की सत्ता को पलट सकती है? तो यह चेतावनी शायद मौजूदा वक्त की सत्ता संभाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी रही। वो चाहे तो सत्ता पलट सकते हैं। और तीसरा सवाल यह है, क्या वाकई इस दौर में एक ऐसी परिस्थिति आ पाएगी या आ सकती है जिसमें जो संकट, जब किसी दूसरे देश के पास आपकी करेंसी हो या ना हो, करेंसी तो नहीं ही है, डॉलर को बड़ा करने के लिए ब्रिक्स में से आई हट जाना चाहिए, इसकी चेतावनी दो मौकों पर अमेरिका दे चुका है। वो वहां के कॉमर्स मिनिस्टर हों या खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, वो दे चुके हैं। और लेकिन नई स्थिति यह है कि जब सब कुछ आपका निर्भर डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते बढ़ते इंटरनेट पर होगा, और वो इंटरनेट जो कल को धमकी यूक्रेन को दी गई, इंटरनेट बंद कर देंगे, सेवाएं खत्म कर देंगे, तो एक झटके में यूक्रेन को सोचना पड़ा कि दरअसल पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में आज की तारीख में अब वो इंटरनेट ही असल टेक्नोलॉजी है जिसके आश्रय उस देश का सिस्टम चलता है। तो फिर समझ जाइए, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें 2015 में सत्ता और देसी कॉरपोरेट का नेक्सस टूटता है और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट और नेक्सस की शुरुआत होती है। सत्ता कितनी मजबूत कितनी कमजोर, यह मत सोचिए। सोचिए ये कि इस दौर में जिस रास्ते आप कॉरपोरेट और पूंजी के आश्रय इस देश को चलाना चाहते थे, उसकी अब एक नई शुरुआत हो चुकी है और उसमें भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय पावर्स की है जो दुनिया चलाते हैं, इसका दावा करते हैं। तो क्या अब लगाम दिल्ली से निकलकर वाशिंगटन पहुंच चुकी है? यह सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।